हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझने के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे इकोनॉमी क्या होती है। तो आप 6th, 7th, 8th और 9th में ये पढ़ करके आए हैं। क्या पढ़ करके आए हैं कि इकोनॉमी का मतलब है कि भाई हम अपना जो जीवन है वो किस तरह से बिताएंगे ना, उसके लिए कुछ पैसा वगैरह हमें चाहिए और वो पैसा जो कमाना रहता है वही तो इकोनॉमी के आधार को निर्धारित करता है। बट इस चैप्टर में हम इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले कि उस इकोनॉमी यानी कि उस पैसे को कमाने के लिए किस किस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं और कैसे जो है वो अपनी जीवनी को व्यतीत करते हैं। तो चैप्टर का नाम डिस्क्राइब करता है अपने आप में कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको और अच्छे से जानने के लिए पहले हमें समझना होगा सेक्टर्स का मतलब। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एटसेट्रा। लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए अलग अलग जीवनियों में जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम, अलग अलग वर्क वो करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग गुड्स, बच्चे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है ना, खाने पीने का सामान जो प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज या किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि इस वक्त मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चों। ठीक, दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन इफ एज वी स्पीक। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं है ना, हम दोनों यानी कि आप सब मेरे साथ इंटरफेस में जो फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, तो इस समय भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे अपनी जीवनी को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड। अब कौन कैसे काम करता है, किस तरीके से कौन पैसा कमा रहा है, ये जानना कोई इतना इजी काम भी नहीं है। हल्का सा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी क्लासिफाई देम इन डिफरेंट ग्रुप्स यूजिंग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब अच्छे से ये समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन इंडिविजुअल इंडल्ज होकर के ज्यादा और कम कमा रहा है, उसको जानने के लिए हम अगर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में बांट देंगे, जिसे हमने सेक्टर बोला है, तो हमारे लिए ये समझना इजी हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना इजी हो जाएगा। जब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में बांट देते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाए अपनी इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, उसी को बच्चे, उन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं बच्चों सेक्टर्स। व्हाट इज सेक्टर? द डिफरेंट डिविजन्स ड्यू टू विच वन इज एबल टू अर्न हिज और हर इकोनॉमी। समझ रहे हैं? पैसा कमाने का जरिया, किस तरीके से कमा रहा है वो पैसा, जो तरीका वो इस्तेमाल करेगा बच्चों, वो कहलाएगा द सेक्टर टेकन बाय हिम और हर। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप किसी लेबर को देखते हैं एक बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, ब्रिक्स वगैरह उठाने का काम कर रहा है, या फिर मिस्त्री जो वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर अलग सेक्टर में काम करता है। अगर हम बात करें एक बिल्डर की, जो बिल्डर जो है उन मिस्त्री मजदूरों का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग बनवा रहा है, उसका काम अलग है ना, उसने सिर्फ क्या देना है, एक ओवरव्यू देना है, और काम किसने करना है, जो वहां पर लेबर लगी हुई है, लेबर का सेक्टर अलग आ जाएगा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और जो इंजीनियर वहां पर है या आर्किटेक्टर जो वहां पर है, वो अपनी अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब कौन सा इंडिविजुअल कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है, इसी को जानने के लिए तो बच्चों इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है, 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है बच्चों इस चैप्टर में इकोनॉमिक सेक्टर्स की। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले की, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रहता है। क्या, यहां पर देखिए मैंने 3 अलग अलग सेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग एग्जांपल्स दे रखी है। सबसे पहले मैं लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपको पता है बच्चों क्या होता है, या तो कोई अगर कर रहा है अपनी कमर्शियल एग्रीकल्चर या कर रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं बच्चे, वो एक अलग सेक्टर को डिफाइन करती है। कैसे? एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर मैं इसमें डेयरी भी ऐड कर दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज डेयरी में भी बच्चे अगर आप गायें पालते हैं और गाय का दूध अगर आप लेकर के बेचा करते हैं उसको, तो उस दूध को लेने के लिए भी आपको नेचर पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ेगा, बिकॉज गाय को जो आप
खाना खिलाएंगे, जो भी उसकी फीड होगी वो सब आपको कहां से मिलेगी? नेचर से मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट किया हमने एग्रीकल्चर या फिर डेयरी की बात करी, तो ये हमारा एक अलग सेक्टर है जिसे एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मीन सबसे पहला, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम देखेंगे हमारा सेकंड और थर्ड सेक्टर, अभी हम पढ़ने वाले 3 सेक्टर्स के बारे में, तो वो दोनों जो है वो इसी सेक्टर पे क्या डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी एग्रीकल्चर की या डेयरी की, तो इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर, क्योंकि ये प्राइम है भैया, इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है इंडियन इकोनॉमी में। देखिए एग्रीकल्चर होगा तो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किसी ने मक्की लगाई है, किसी ने चावल लगाए हुए हैं, किसी ने आटा लगाया हुआ है। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझोगे थोड़ा सा आइडिया आपको अच्छा जाएगा। अब आटे की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब एग्रीकल्चर से किसी ने जो है व्हीट की प्रोडक्शन करी, आटा वो लिया और वही दे दिया भैया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ना। बड़ी इंडस्ट्रीज ने उस आटे का इस्तेमाल, उस व्हीट का इस्तेमाल क्या करने में किया भाई? बिस्किट बनाने में किया। समझ रहे हो? जब प्राइमरी एक्टिविटी हुई तभी तो सेकेंडरी एक्टिविटी की एग्जिस्टेंस हो रही है ना। तो सेकेंडरी एक्टिविटी अगर बात करें इंडस्ट्रीज है ना, क्योंकि जो जो रॉ मटेरियल आपको नेचर से मिलेगा उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप वो एक और फाइन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कहां पर? इंडस्ट्री में जाकर के। तो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल थी, ये हमारी सेकेंडरी है। और याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्टर है, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर से ही तो सारा का सारा रॉ मटेरियल लिया जाएगा और सेकेंडरी सेक्टर में उसका यूज करके, सेकेंडरी सेक्टर में उसका यूज करके उसको और अच्छे फाइन प्रोडक्ट में बदला जाएगा। ठीक। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है तो उसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी के बाद हमारे पास था टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर का क्या काम है? देखिए एग्रीकल्चर से आपने रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, ठीक, उसकी प्रोडक्शन करी है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाकर के उसको आपने फाइन प्रोडक्ट्स में चेंज किया ना, और ज्यादा जो है फाइन मटेरियल आपने बनाया। जो कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मिल रही थी उससे ज्यादा कॉस्ट हमें कहां मिलेगी? इंडस्ट्रीज में। अब इन दोनों को और अपलिफ्ट करने के लिए थर्ड सेक्टर हमारे पास रहता है जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। और आप देखिए यहां पे लिखा मैंने सर्विसेज। तो भाई सर्विसेज यानी कि ये आपको पता है कि आजकल आप घर बैठे कोई भी चीज अपने पास मंगवा सकते हैं। पहले कोई एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर शहर में अगर बेची जाती थी तो उस पर्टिकुलर चीज का सेल जो था उसी शहर तक सीमित था। बट अब सर्विसेज आने की वजह से, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें हम, वो आने से आप यहां बैठे बैठे कहीं दूर से आप सामान मंगवा सकते हैं। समझ रहे? सर्विसेज अब सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज नहीं है, मतलब टीचर आपको पढ़ाता है वो आपको सर्विस दे रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए वो आपको सर्विस दे रहा है, अगर आप कोई लॉयर हायर करते हैं अपने किसी भी केस के लिए वो आपको सर्विस दे रहा है। तो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो वो हमारे पास आता है टर्शियरी सेक्टर। तो ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और टर्शियरी सेक्टर जो मैंने बताया सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है सेक्टर्स की आपके इस चैप्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स जो हैं और किस किस बिहाफ पे जो है वो डिस्टिंग्विश किए गए हैं। हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक टेक केयर। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है, सेक्टर्स क्या होते हैं और क्यों हमें जरूरत है इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। आज हम दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं उन्हीं सेक्टर्स के बारे में, सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन किस पर्पज से की गई थी ताकि हम आसानी से समझ सकें इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में। तो उसी में से पहली डिवीजन को हम आज पढ़ने वाले हैं द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में डिफरेंट क्राइटेरियाज को मद्देनजर रख करके की जाती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि हम जो
इकोनॉमिक्स में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक्स में जो हमारी पार्टिसिपेशन है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, वो किस किस तरीके से है, यानी कि कौन सा सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा रोल प्ले करता है उसको स्ट्रेंथन करने में, और कौन सा सेक्टर जो है वो ऑन एन एवरेज चलता है। तो इसी डिवीजन में हम सबसे पहली डिवीजन आज पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व, कि भाई कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहली क्लासिफिकेशन जो आती है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसके बिहाफ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से चलती है, उसी में आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और हम एंड में देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है कि किसी पब्लिक, माफ कीजिएगा, प्राइवेट अथॉरिटी के पास है, तो उसी के बिहाफ पर हमारे पास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी आता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी बेसिक सी एग्जांपल्स लेनी होंगी कि एक किसान जो खेती बाड़ी करके अनाज वगैरह उगाता है और मार्केट में जाकर के बेचता है, आपने ये 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और एक जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब ये दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो किसान के द्वारा प्ले की जाती है, उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे कि हमें पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, मैन्यूर्स चाहिए, सब चीजें हमें चाहिए बच्चे अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। तो ये सब हम जो है नेचर से ही लेते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की मैंने आपको एग्जांपल दिए बच्चों, ये हमारी है प्राइमरी सेक्टर की सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर भी तो एक बच्चे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यस कहता है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि उस एग्जांपल और दी है फिशिंग, नेचर की प्रोडक्ट जो है वो आप कैप्चर कर रहे हैं, है ना, उसको बेचते हैं हम, कमर्शियल मार्केटिंग करते हैं उसकी, तो यस वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम माइनिंग की बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसकी जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं वो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। तो प्राइमरी सेक्टर को समझने के लिए आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है कि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी में अगर हमारे नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो एक्टिविटी हमारी कहलाती है बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी, और वो सेक्टर कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। सबसे बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर है। अगर आप कोई डेयरी का काम करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, सब हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब आपने देखा ये एग्रीकल्चर इसमें मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में रहने वाला है, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल या फिर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज सिर्फ एग्रीकल्चर तो यहां पर नहीं हो रहा, काफी ज्यादा एक्टिविटीज यहां पर हो रही हैं। तो बस प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। आई होप कि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर की बेसिक नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि जब तक आपको प्राइमरी सेक्टर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, हम जब नेक्स्ट सेक्टर में जंप करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। प्राइमरी सेक्टर समझ लीजिए कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नेचर के प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्टर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। नेचर से हमने कोई भी चीज ले ली है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, अब उस नेचुरल प्रोडक्ट को हम ले जाते हैं इंडस्ट्रीज में, हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स में, इवन एट होम हम उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कॉटन की। हमने कॉटन की जो है खेती करी, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया कॉटन, जो हमने इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके कॉटन हमारे पास आ चुका है। अब वो कॉटन तो रॉ है बच्चे, उसका इस्तेमाल होता है बहुत कम सोर्सेज में ना। अब आप उस कॉटन को एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाना चाहते हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह जो आप बनाएंगे, कॉटन के बेडशीट्स वगैरह जो आप बनाएंगे, व्हाटसोएवर, कॉटन के सॉक्सेस, सो मेनी थिंग्स। तो कॉटन के जो ये रॉ मटेरियल से एक और यूजफुल और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए इंडस्ट्रीज जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो यस, नेचुरल प्रोडक्ट जब जब हम यूज करते हैं और उससे हम एक न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे, वो हमारा सेक्टर कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स, सिंपल। उसमें तो खुद आपको नेचुरल प्रोडक्ट लेने होंगे, उगाने होंगे ना, और इसमें आपको नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और एक
न्यू जो है फाइन प्रोडक्ट तैयार करना है, वो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो आप फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, वर्कशॉप्स में कर सकते हैं, इवन एट होम्स में भी छोटे छोटे जो है काम किए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर, अब ये प्राइमरी सेक्टर लिखने का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर से जो आइटम्स हमें मिलेंगी, नेचुरल आइटम्स मिलेंगी तभी तो हम उसको फैक्ट्रीज में जाकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यस, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम देखने वाले हैं थर्ड भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपने जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और उसको लेकर के आप जाते हैं फैक्ट्रीज में और एक नया फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने कॉटन की एग्जांपल दी, सिमिलर बिस्किट्स वगैरह जो आप बाजार में खाते हैं वो बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये कहता है कि बिस्किट्स वगैरह उगाने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, अगर तो आप व्हीट का बिस्किट खा रहे हैं तो यस आपको व्हीट चाहिए, है ना। अब वो व्हीट जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो व्हीट उगाया जाएगा किसान के द्वारा, फिर उस व्हीट को ले जाएंगे हम कहां पर, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वहां जाकर के उस व्हीट से एक बिस्किट बनाया जाएगा, न्यू फाइन प्रोडक्ट, और वो बेचा जाएगा बाजार में। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। कॉटन की एग्जांपल हमने ले ली, बिस्किट की एग्जांपल ले ली, सो मेनी थिंग्स। अब हम बात करते हैं बच्चों टर्शियरी सेक्टर की। प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके न्यू फाइन प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की। तो बच्चे टर्शियरी सेक्टर जो है, इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम इसको समझ लेंगे, आगे वाले दो केस हम बाद में देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे आपने यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के द्वारा, फिशिंग के द्वारा, माइनिंग के द्वारा ऑब्टेन कर लिए। अब आप लेकर के आए उसको सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो होने के बाद बच्चे आपको उसको बाजार में सेल भी तो करना, फैक्ट्री का काम है उसको प्रोड्यूस करना, बनाना, पैक करके भेज देना, किसके पास, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास। अब वो जब वो बेचेंगे तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। वो बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो यस, टर्शियरी सेक्टर में सबसे पहले तो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्या इन तीनों में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। यस, ये व्हीट उगाता है भाई, है ना। उसके बाद वो व्हीट भेजा जाता है कहां पर, इंडस्ट्रीज में। वहां पर उस व्हीट से क्या मिलेगा आपको, बिस्किट्स। अब वो बिस्किट बनने के बाद जाएंगे होलसेलर और रिटेलर के पास। अब जब वो बिस्किट्स होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचेंगे तो वो तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को, रिटेलर सिंगल सिंगल करके बेचेगा अपने कस्टमर्स को। तो दिस इज द टर्शियरी सेक्टर। देखो तीनों में क्या हो रही है, इकोनॉमी एक्टिविटी, तीनों में काम किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काम किया जा रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट से पैसा कमाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर दो और मैंने पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए। क्या, इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब समझ के बेच रहे हैं। सर्विसेज, व्हाट इज दिस सर्विसेज? सर्विसेज मींस बहुत सिंपल, बेसिक, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं तो आई एम गिविंग यू अ सर्विस। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ही इज गिविंग यू सर्विस। अगर कहीं कोर्ट वगैरह में आपको कोई काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है, तो खुद बनाना तो पॉसिबल नहीं होता। आप किसी ना किसी वकील को वहां जाकर के बोलेंगे। जब आप किसी लॉयर को बोलेंगे भाई हमारा काम कर दो, आप उससे भी क्या ले रहे हैं, सर्विस। तो दिस इज ऑल्सो दी फैक्टर्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर्स में बच्चे हमारे पास सर्विसेज भी आती हैं। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आगे सर्विसेज। अब व्हाट इज द स्पेशल केस? स्पेशल केस कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। स्टार्टिंग में टर्शियरी सेक्टर में तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर धीरे धीरे हमारी सर्विसेज आ गई। सर्विसेज में अब इस और भी एग्जांपल्स हमारे पास है आज के टाइम पे। अगर आप देखें आज के टाइम पे सर्विसेज के नाम पर सबसे बेस्ट रहता है, हम अगर हमने कहीं ट्रैवल करना है तो आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर आपको खाना मंगवाना है कहीं दूर से, आप खाना वगैरह मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अपने घर की यूटिलिटी की चाहिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ये सब आ जाता है हमारी सर्विसेज में। वो आपको घर बैठे बैठे सामान दे रहा है, यही तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई। आपको घर बैठे आपको सब कुछ मिल गया, आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, सामान मंगवाया आपने मुंबई में, पहुंच गया आपके घर पे। दिस इज द सर्विसेज। स्पेशल केस कुछ भी नहीं है, बल्कि अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास, आप देखेंगे जब जब हमारा साइबर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो उससे आपने देखा कि हमारे पास एटीएम सर्विसेज जो आ रही हैं, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आ रही है। यहां बैठे हुए टिकट बुक करवा लीजिए, जहां मर्जी चले जाइए, अपने मोबाइल पे खोलिए और टिकट बुक कर लीजिए। दिस इज स्पेशल केस। एटीएम, बैंक में नहीं जाना आपने, अब अपने नियर बाय एक एटीएम मशीन में जा सकते हैं, वहां जाकर के पैसे निकाल लीजिए। तो ये भी क्या है, एक टाइप की सर्विस ही तो है जो बैंक आपका प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप टिकट बुक करें, सर्विस ही तो है। तो रेलवे बोलता है आपको रेलवे स्टेशन आकर के टिकट कटवाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे पहले साइबर कैफे में मिलता था, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप अपने घर बैठे हुए मोबाइल एप्लीकेशन से भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस। तो बच्चे ये हमारा टर्शियरी सेक्टर रह गया। क्या कि भैया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टर्शियरी सेक्टर रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टर्शियरी सेक्टर रहेगा।
और हमारे पास स्पेशल केसेस मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये भी हमारा टर्शियरी सेक्टर है। हमने बात करी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व रहती है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो याद करने में इजी रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर आप भूल भी जाते हैं, लेकिन आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर इजी रहेगा। अब थर्ड में भाई क्या दिया जा रहा है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल केस है, दिया तो सर्विस जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर। अगर आप ये तीन नाम याद रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्राइमरी सेक्टर को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अगर बच्चों हम बात करेंगे टर्शियरी की तो सर्विसेज सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं मिल करके हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, और इसी के यही तीनों सेक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। और भी सेक्टर्स हैं, सिर्फ मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये तीन, बट ये तीन सेक्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसमें, क्राइटेरिया जो बनाया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम रखेंगे, देखेंगे प्राइमरी का क्या जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सेकेंडरी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और टर्शियरी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। इससे हम डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू ये पढ़ सकते हैं कि कौन सा वाला सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो बच्चे बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो हमने करी थी ऑन द बिहाफ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों सेक्टर्स को हमें कंपेयर करना है ताकि हम ये जान सके कौन सा सेक्टर जो है कितना इन्वॉल्वमेंट करता है हमारे इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चे हमने देखा था कि जो तीन सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है, और टर्शियरी सेक्टर जो कि हमारा सर्विसेज सेक्टर भी कहलाता है। वो किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो सेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम टॉपिक जो हमारा है वो कहता है कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, बट किस बिहाफ पे। समझते हैं इसको ध्यान से। हम जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्शियरी सेक्टर हो, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यस डेफिनेटली बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास है, और इन सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उगाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे पीपल का योगदान है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। अब अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग सेक्टर है। डोमिनेटिंग मींस कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में किस सेक्टर की है। यही तो हम जानना, यही तो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, कि हमें कंपेयर करना है कौन सा सेक्टर जो है फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है। इसी को कंपैरिजन कहते हैं। हाउ डू वी काउंट गुड्स एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हर सेक्टर में जो गुड्स हमें प्रोवाइड हुए हैं उसको हम किस तरीके से हम काउंट करते हैं कि प्राइमरी ने ज्यादा गुड्स दिए हैं हमको, सेकेंडरी में ज्यादा गुड्स मिले हैं, या टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे ऊपर है। कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए अगर हम सोचें कि एक एक चीज के बारे में हम पता करेंगे, अच्छा किसने कहां पर क्या उगाया है, कितने का बेचा है, कितना ज्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, तो भाई हमें लगता है वो तो बहुत इंपॉसिबल है ना। इट सीम्स इंपॉसिबल कि भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात लग रही है, कैसे पता करेंगे? तो यस, इसको समझने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल सा एक फंडा बनाया हुआ। देखिए ध्यान से, ये दो लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। एक वर्ड लिखा मैंने फाइनल गुड्स, एक लिखा मैंने इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये क्या फाइनल गुड्स है? छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एक किसान जो है वो वीट उगाता है अपने खेतों में। अब वो वीट उगाने के बाद वो बेचने जाएगा किसके पास? एक चक्की वाले के पास, जो चक्की वाला पीसता है ना। आपको पता है वीट को पीस करके उसमें से फ्लोर निकाला जाता है। तो अब क्या किया कि किसान ने जो वीट उगाया था वो बेचा उसने किसको? एक चक्की वाले को, है ना। अब किसान ने मान लीजिए 10 रुपए केजी के हिसाब से उसको बेच दिया। अब जो हमारे पास
ग्राइंड करने वाला चक्की वाला जो है वो उसको ग्राइंड करता है, फ्लोर बना देता है वीट से। अब वो उसको आगे बेचता है 18 रुपए 20 रुपए के हिसाब से। किसान ने बेचा 10 रुपए के हिसाब से, वीट को फ्लोर बिका आगे 18-20 रुपए के हिसाब से। अब वो जो फ्लोर ग्राइंड, जो वीट को हमने ग्राइंड करके फ्लोर बनाया, वो फ्लोर खरीदा किसने? एक बिस्किट इंडस्ट्री वाले ने, जो बिस्किट बनाता है। अब उसने जो 20 रुपए का केजी मान के चलिए कि 1 केजी जो बेचा था वो किसान ने बेचा था 10 रुपए का, और फ्लोर बनाने के बाद, उसका आटा बनाने के बाद ग्राइंडिंग वाले ने उसको बेच दिया 20 रुपए केजी के हिसाब से। किसको? एक इंडस्ट्री वाले को, बिस्किट इंडस्ट्री वाले को। अब वो जो इंडस्ट्री वाला है वो उसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगा ना, उस फ्लोर में वो शुगर डालेगा, ऑयल डालेगा, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेगा हमारा बिस्किट। अब वो बिस्किट के फर्स्ट के लीजिए 4 पैकेट बन जाते हैं उसी 1 केजी वीट से, जो किसान ने 10 रुपए का बेचा था, और ग्राइंड करके वो 20 रुपए का बेचा गया था किसको? इंडस्ट्री वाले को। अब 10 रुपए का वीट, 20 रुपए का फ्लोर, और वही बिस्किट 80 रुपीज का बिक रहा है। अब हम सारे के सारे जो सेक्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू इकट्ठा किया, सबको गिनेंगे तो 1 केजी के लिए बच्चे हमने 3 बार काउंट कर दिया। 10 रुपए का वीट, 20 रुपए का फ्लोर, 80 रुपीज के बिस्किट। नो, जो हमारे पास वीट और फ्लोर है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ। आज तक आप रॉ पढ़ते आए हो, इकोनॉमी सेक्टर में उसी रॉ को बोलेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स, वीट और फ्लोर। और जो हमारे पास बिस्किट्स होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो एंड में हमारे पास, और उसको आपने बेच दिया, उसको हमने खा लिया, हम उसको फर्दर आगे उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, तो जो लास्ट में जाकर के, लास्ट स्टेज में जाकर के बिका हमारा बिस्किट, वो हमारा क्या था? फाइनल गुड्स। तो एक तो इस तरीके से सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काउंट नहीं कर सकते रेवेन्यू। फिर तो उसी 1 केजी के लिए तो आपने 80 रुपीज का बिस्किट हो गया, 20 रुपए का फ्लोर का केजी, 10 रुपए का किसान ने बेचा, तो आपने 110 रुपए केजी बता दिया रेवेन्यू उस 1 केजी आटे से हुआ है। नो, उस 80 रुपीज को हमके मान के चलना है कि उस एक किलो के आटे से, 1 किलो के वीट से हमारा 80 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यस, दिस इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स। और बीच वाले जो वीट और फ्लोर थे वो हमारे क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ये स्कोप बनाया इसको समझने के लिए, किसको? डिफरेंट सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और एक पॉइंट है जीडीपी। जीडीपी समझिए, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड की, ठीक है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट को नहीं मान सकते, 3 बार काउंट नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि थर्ड सेक्टर में तो सर्विसेज भी है ना बच्चे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sector for that year। हमने बोला कि हमने फाइनल गुड्स को ही हमने क्या मानना है? हमारा बेसिक हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हमारे पास हो रहा है। तो जो सेक्टर अपना प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट कहलाता है उस सेक्टर का फाइनल गुड, वो कंपेयर करेंगे जब हम कि इस सेक्टर का ये फाइनल गुड है, सेकंड सेक्टर का ये फाइनल गुड है, थर्ड सेक्टर का ये फाइनल गुड है, फिर जाकर के हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है रेवेन्यू जनरेशन में। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद एक पर्टिकुलर साल में किस सेक्टर ने कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना ज्यादा फाइनल गुड्स दिया है, तो वही कहलाता है बच्चों उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको भी मेजर करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत, काफी ज्यादा जो है बच्चे डील करना पड़ता है गवर्नमेंट को। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई गई है। वो मिनिस्ट्री डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट से पूरा का पूरा हिसाब लेते हैं, और उसके बाद सबको इकट्ठा करके एंड में, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, ये बताया जाता है कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और किस सेक्टर ने कितना ज्यादा योगदान दिया है इस बार हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो पूरा का पूरा डाटा जो है डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी से लिया जाता है, और मिनिस्ट्री एंड में जाकर के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकाल के देती है। तो ये था बच्चे हमारे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना, तो हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक कि भाई हमारा इंटरमीडिएट गुड क्या है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, फाइनल गुड को काउंट करना है। और दूसरा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर किस सेक्टर ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कहलाता है बच्चे हमारा जीडीपी। ये दोनों मिलाएंगे तो जाकर के हम तीनों सेक्टर्स को डिफरेंट तरीके से कंपेयर करके जान सकते हैं कितने लोग कहां पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग है, कौन सा अंडर डोमिनेटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं
तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसके 3 क्लासेस जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है सेक्टर्स की वो चेंज होती आई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स की जो सिग्निफिकेंस थी फ्रॉम टाइम टू टाइम कैसे जो है इनकी सिग्निफिकेंस चेंज होती आई है। किसी टाइम पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर था वो अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस का सेक्टर था, सब कुछ प्राइमरी सेक्टर्स के द्वारा किया जाता था और वो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था। धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो प्राइमरी सेक्टर्स था उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही जितनी आज की डेट में सेकेंडरी की हो गई है। सेकेंडरी सेक्टर्स जो थे अब वो मोर इंपॉर्टेंट हो गए हैं देन दी प्राइमरी सेक्टर्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन द एंड आज की डेट में अगर हम बात करें तो भाई साहब आज तो हमारे टर्शरी सेक्टर्स इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं जितनी प्राइमरी सेक्टर नहीं कर पाए कभी। तो यस, हम आज पढ़ने वाले हैं चेंज इन द इन्फ्लुएंस, चेंज इन द इंपॉर्टेंस, चेंज इन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ अवर सोसाइटी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कैसे जो है किसी टाइम पर प्राइमरी सेक्टर टॉप में था, फिर सेकेंडरी आया और धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर्स जो है इन दोनों पर बाजी मार लेता है। एट इनिशियल फेज ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्री, अब इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि जब कभी भी कोई कंट्री जो है वो डेवलप कर रही होती है, जैसे इंडिया भी इस वक्त क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो रहता है बच्चों वो रहता है प्राइमरी सेक्टर। इन एट द इनिशियल फेज ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्री द प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट सेक्टर रहता है, बिकॉज वो डेवलपिंग है, अभी ज्यादा कुछ वहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह पहुंची नहीं है, तो हम जो है ज्यादातर निर्भर करते हैं किस पे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। तो यस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे अगर हम निर्भर करेंगे, खुद से सब कुछ बना रहे हैं, ज्यादा हम मॉडर्नाइजेशन में नहीं पहुंचे हैं, ज्यादा डेवलपमेंट हमारी कंट्री में नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं आई है, तो आप प्राइमरी सेक्टर को ही ज्यादा जो है वो महत्व देंगे कि यस प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बट धीरे धीरे अगर हम डेवलपिंग कंट्री से हल्का हल्का ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर डेवलपिंग से डेवलप्ड थोड़ा थोड़ा जो कंट्री है डेवलप्ड हो चुका है और वहां पर काफी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं, तो हम देखेंगे कि प्राइमरी का इतना जो है बोलबाला वहां नहीं रहने वाला, वहां पर तो सेकेंडरी का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। यही लाइन लास्ट में लिखी है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड। धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर था, अब धीरे धीरे हमने फार्मिंग करने के जो मेथड्स थे उनको चेंज कर दिए। भाई अगर हमने मेथड्स को चेंज कर दिया तो क्या हुआ, सो व्हाट। आप हमने जो है कर तो अभी हम क्या रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सिर्फ मेथड चेंज किया तो प्राइमरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस खत्म होकर के धीरे धीरे सेकेंडरी की तरफ क्यों आया। मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज होने से क्या होगा, सो व्हाट। तो भाई साहब अगर आप मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज करेंगे तो आपकी जो उत्पादन की जो रेट है जिससे आप ग्रो कर रहे हैं चीजें वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो जितनी खपत नहीं हो रही है उससे ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे, तो उसको स्टोर भी तो करना है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन चाहिए कि कितना कब उगाया जाएगा, कब उसको आप काटेंगे, कब जाकर के बेचेंगे बाजार में, किस महीने में उसका रेट अच्छा होने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको स्टोर करेंगे। जब मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग चेंज हुए तो हमें और काफी ज्यादा डिफरेंट देख रहे हैं हम कि हमें डिफरेंट लोगों की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट ऑफिसेस की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ट्रेडिंग, बेचने के लिए भी हमें अलग से मंडी चाहिए। तो यस, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक शिफ्ट हो रहा है छोटा सा। प्राइमरी सेक्टर जो हमारा अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट का नंबर 1 सेक्टर था, अब धीरे धीरे उसके अलावा और एक सेक्टर जो था सेकेंडरी सेक्टर, उसमें हल्की सी ग्रोइंग होने लगी है। बिकॉज अब हम बात करेंगे जब ये सब चीजें, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है उसके साथ साथ हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ट्रेडिंग चाहिए, तो अब जब चीजें रॉ मटेरियल ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज में भी उसकी जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल से कुछ फाइन प्रोडक्ट बनाने की वो भी इंक्रीज हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग टाइम। अब हम बड़े लंबे समय की बात करें, ये नहीं कि आज प्राइमरी था और कल सेकेंडरी हो गया, नो, 100 साल का गैप लेकर के चलते हैं कि
प्राइमरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस होने के 100 साल के बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीजेस। अब सेकेंडरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस बढ़ गई है, सेकेंडरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस बढ़ गई बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्किल वर्कर्स हमें चाहिए स्टोरेज के लिए, हमें चाहिए ट्रेडिंग के लिए, है ना, हमें चाहिए सेलिंग वगैरह के लिए। तो अब ये सब जो थे ये सेकेंडरी सेक्टर्स में इंक्लूडेड थे, और उसी के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास जो है इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर भी कहते हैं, आपको पता है। तो वहां पर रॉ मटेरियल की खपत ज्यादा होने लगी, तो नई नई चीजें जो है ज्यादा फाइन प्रोडक्ट बनने लगे, तो धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट आ रहा है। हालांकि प्राइमरी सेक्टर का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ा, तभी तो सेकेंडरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस भी बढ़ी। यस, दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, बट हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल चेंज कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस चेंज हुई है। तो यस, प्राइमरी सेक्टर में जो है उत्पादन बढ़ा, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर की जो है सिग्निफिकेंस बढ़ गई। क्यों? आपने हिस्ट्री के कई चैप्टर्स में पढ़ा है कि लोगों को फोर्स किया गया इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए ना, जब भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन था तब भी उनको फोर्स किया गया। ठीक, फिर इंक्रीजिंग डिमांड्स, अब जब फैक्ट्रीज में कोई चीज बन रही है तो अगर कोई हाथ से बनाएगा, वीव वगैरह करेगा तो उसका रेट ज्यादा होगा, फैक्ट्री गुड्स का जो रेट होगा वो कम होगा, तो डिमांड बढ़ने लगी। यस, फैक्ट्री की आइटम सस्ती है, हमें और चाहिए, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। और उसके बाद चीप प्राइजेस, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज की आइटम्स होंगी उनका प्राइस जो होगा एज कंपेयर टू दी हैंड मेड आइटम्स कम होगा। तो यस, फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है सेकेंडरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया। अब सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस था, 100 साल लगे प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस बढ़ने में। अब फर्दर हम 100 साल का गैप लेकर के चलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज से 100 साल पीछे, इन द पास्ट 100 years, a further shift from secondary to the tertiary sectors importance। अब सेकेंडरी सेक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंस में, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर बढ़ गया किसमें? इंपॉर्टेंस में। अब सेकेंडरी से धीरे धीरे टर्शियरी की तरफ जो है वो रुख मुड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अब डेवलप हो चुकी हैं, अब उनको तो हर चीज चाहिए, हर सुख सुविधा, हर कंफर्ट चाहिए। अब जब हर कंफर्ट चाहिए उनको, तो घर बैठे हर चीज चाहिए है। बड़ी से बड़ी चीज जो पहले एक आम लोगों की रीच में नहीं थी, अब वो उसकी भी डिमांड करने लगे, जिसके लिए हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स के तो अपने काम फिक्स थे, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, जो किसमें डाली गई? हमारी टर्शियरी सेक्टर में, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, घर बैठे बैठे सब कुछ देंगी। एक प्राइवेट जेट से लेकर के एक प्राइवेट मसाज तक हर चीज, हर एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है घर बैठे बैठे। तो यस, हम देख रहे हैं कि पिछले 100 सालों में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो एक और शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की तरफ हमें एक शिफ्ट देखने को मिला। तो ये हमारी थी हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। बट अगर हम, ये तो हमने थ्रू आउट दी वर्ल्ड की बात कर ली कि यस किस तरीके से सेक्टर्स में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो व्हाट इज द पैटर्न इन इंडिया? इंडिया में इन सेक्टर्स चेंजेस का क्या पैटर्न हमें देखने को मिलता है? इंडिया में सेक्टर चेंजेस का पैटर्न देखने के लिए हमें एक बड़ा छोटा सा एक ग्राफ समझना होगा, जिसको देख करके आप हल्का सा अनुमान लगा पाएंगे कि इंडिया में भी किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की सिग्निफिकेंस में चेंज आया। देखिए यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ को समझने से पहले आपको ये जो मैंने मार्क किए हुए समझने पड़ेंगे। जिसमें मैंने डॉट्स डाले हुए हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर रहने वाला, जिसमें मैंने लाइन डाली हुई है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर रहने वाला, और जो खाली छोड़ दिया गया है वो टर्शियरी सेक्टर रहने वाला। अब ये करोड़ में लिखा हुआ है किस तरीके से करोड़ में उत्पादन वगैरह करता है डिफरेंट सेक्टर्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 करोड़। अब 1973-74 की बात करें तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर। किस तरीके से ये तीनों की कंट्रीब्यूशन शो की गई है ना? तीनों की कंट्रीब्यूशन शो की गई है कि हमें, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि यस प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा जो है सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा है तीनों में। उसके बाद प्राइमरी जो है ये फर्स्ट स्टेज पे रहेगा, टर्शियरी जो है वो सेकंड में, और हमारा सेकेंडरी थर्ड स्टेज में। 1973-74 की बात करें, लेकिन हम पिछले 10 सालों की बात करें, 2013-14 की, तो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका रहने वाला है इंडिया में? कौन से सेक्टर की सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी है बच्चों? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हमने देखा जो किसी टाइम पे 1 पे होता था वो 3 पे आ चुका है, और जो किसी टाइम पे सेकंड, थर्ड में चलता था वो 1 पे आ चुका है। तो यस, इंडिया में भी जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी इंपॉर्टेंस से चेंज हुई है इंडिया में, वो हमें इस ग्राफ से देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ?
इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा टर्शियरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ? तो बच्चों इंडिया में ये होने के पीछे 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह हम मानेंगे कि भाई जैसे जैसे जो है टाइम बीता गया तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती गई है। मैं हाई फाई सर्विसेज की बात नहीं करूंगा, सिंपल हॉस्पिटल्स है हमारे पास, ठीक है ना, सिंपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं, हर चीज की डिमांड, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, मोबाइल सर्विसेज, है ना, हॉस्पिटल्स की मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दी, स्कूल्स की, छोटे लेवल के, हाई लेवल के, हायर लेवल के डिमांड्स बढ़ती गई, जिसकी वजह से सर्विसेज चाहिए तो हल्का सा इंक्रीज आया। एक वजह हमने देखी कि सर्विसेज की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है। अगर हम दूसरी वजह की बात करें कि जब इंडिया में, अब मैंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज हो रहे हैं, तो इंडिया में भी तो मेथड ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। जब इंडिया में भी डेवलपमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, तो यस इंडिया को भी क्या क्या चाहिए, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए, उसके बाद हमारे स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। तो यस इंडिया में इस वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर का डिमांड बढ़ गया। तीसरी वजह तो बच्चों वो है कि इनकम लोगों की बढ़ गई है। जब इनकम लोगों की बढ़ गई है तो लोगों की डिमांड्स भी डिफरेंट डिफरेंट बढ़ने लगी। पहले वो घर में बैठकर ही खाना खाया करते थे, अब वो कहते हैं नहीं हमें रेस्टोरेंट में चाहिए, हम बाहर जाकर के खाना खाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और काफी दूर तक पहुंचे। तो देख रहे हैं अब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है कई डिफरेंट चीजों की जो आज तक सोसाइटी में बड़े कम थे। लोग बोल रहे हैं उसको बढ़ाया जाए, प्राइवेट स्कूल से बढ़ाए जाए, बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाएं जहां पर वो मैरिजेस या बर्थडे फंक्शंस कर सकते हैं। इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो यस डिमांड बढ़ रही है तो सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। हम देख रहे हैं तीसरी वजह होगी जिसकी वजह से इंडिया में टर्शरी सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। और चौथी वजह है हमारी जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया है, उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं उसमें डेवलपमेंट आया, जिसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा चीजों की और सर्विसेज मांगना शुरू कर दी। एग्जांपल देता हूं, कैमरा वगैरह जो है, जो लोग जो अपने घर में सोसाइटी के लिए जो है कैमरा इंस्टॉलेशन की बात करते हो, यस वो भी तो एक सर्विसेज कि यस हमें हमारी सेफ्टी के लिए क्या चाहिए, एक कैमरा लगा दीजिए हमारे घर में, हमारे बिजनेस हॉल में, कहीं पर भी, और हम घर बैठे जो है देख सके कौन क्या कर रहा है। तो ये भी वन काइंड ऑफ क्या है, सर्विसेज है। तो यस ये 4 वजह हैं बच्चों जिसकी वजह से इंडिया में जो है प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की डिमांड में शिफ्ट आया है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से तीनों सेक्टर्स, हालांकि तीनों सेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट हम पढ़ रहे हैं कि चेंज कैसे आता है इनकी डिमांड में। प्राइमरी था, सबसे पहले प्राइमरी जो था वो हमारे पास अटर मोस्ट इंपॉर्टेंस का सेक्टर था, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी पे शिफ्ट आता है और एंड में टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे निखर के सामने आता है कि टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सिमिलर केस इंडिया में हमने पैटर्न पढ़ा, इंडिया में भी जो है आज की डेट में टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आपके साथ शेयर की जाए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों डिफरेंट सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बच्चे, एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स, हमारे पास जो 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, हमने देखा ये तीनों जो हैं काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में। तो बच्चे अब इन तीनों सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो इस टॉपिक में हम आज पढ़ने वाले हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, जो हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर्स में अगर हम देखें तो हमें ये जानना चाहिए कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज्यादातर पीपल कौन से सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं। हमने देखा अपने लास्ट टॉपिक में कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस रही है, फिर उसके कुछ सालों के बाद प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट
बन गया हम सबके लिए। और फिर हमने देखा इन द एंड आज की डेट में करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है ना, सिग्निफिकेंट सेक्टर। अब अगर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, देयर इज अ सडन चेंज, देयर इज अ सडन शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व हैं इन कामों में वो भी तो चेंज होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए ना। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, वहां सबसे ज्यादा लोग काम करते थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वहां पर उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर इन द एंड हम बात करें तो टर्शियरी सेक्टर की तो वहां पर लोग होने चाहिए। बट क्या ऐसा है, क्या जिस तरीके से हमारे सेक्टर्स के सिग्निफिकेंस में चेंज आया, क्या उस तरीके से इंप्लॉयमेंट में भी चेंज आया? वही बच्चों में इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले। देयर इज अ शिफ्ट इन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस में जो शिफ्ट आया ना, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी सेक्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। तो यही लाइन लिखी हुई है कि देयर इज अ शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स। ओके, बट नॉट अ सिमिलर शिफ्ट क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स। लेकिन जिस तरीके से इंपॉर्टेंस में शिफ्ट आया उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट देखने को हमको नहीं मिला। देखिए, अगर हमारे पास सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर्स में हो रही हैं, सबसे ज्यादा पैसा डेवलप वहीं पर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाने चाहिए काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज आज की डेट में, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज सबसे कम इकोनॉमी जनरेट कर रही है, लेकिन स्टिल सबसे ज्यादा पीपल जो हैं उसी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। देयर इज अ शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्री सेक्टर्स बट नॉट अ सिमिलर शिफ्ट क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स। लेकिन ऐसा एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स में नहीं हुआ है। दो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय 9 टाइम्स। अगर हम 100 साल पीछे से, मतलब अगर हम आज से 100 साल और उससे पहले 100 साल, क्योंकि आज से 100 साल पहले की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे अपनी सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। उससे 100 साल पहले जो था प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने में 100 ईयर्स लग गए, और फिर सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस शिफ्ट होने में 100 ईयर्स लग गए। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल आउटपुट्स और प्रोडक्शन जो थी वो 9 गुना बढ़ गई, वो 9 गुना बढ़ गई। एम्प्लॉयमेंट वेंट अप बाय 3 टाइम्स ओनली। प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या कह लो कि जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट जो थी वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़ी है। तो यहां पर एक इम्बैलेंस आ रहा है। अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में की जा रही हैं तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस फ्रॉम द रिसेंट पास्ट 9 टाइम्स बढ़ी, बट उसमें एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया लोगों के पास, जो है काम करने को भी कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर वाला, लेकिन प्राइमरी सेक्टर इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पा रहा। लेकिन मैक्सिमम लोग कहां पर है, प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? सेकेंडरी सेक्टर में काम बढ़ा लेकिन लोगों के लिए काम नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर आपको पता है हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट चेंज की तो सेकेंडरी सेक्टर में 5 टाइम से 9 गुना जो है वो काम बढ़ जाता है, और टर्शियरी सेक्टर में भाई साहब 14 टाइम्स काम बढ़ चुका है, 14 टाइम प्रोडक्शन बढ़ चुकी है सर्विस सेक्टर की। लोगों की डिमांड 14 गुना बढ़ गई है, बट एम्प्लॉयमेंट वेंट अप ओनली बाय 5 टाइम्स। 14 गुना काम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी कम से कम 13-14 गुना बढ़नी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, सर्विसेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो लोग भी ज्यादा जुड़ने चाहिए थे हमारे टर्शियरी सेक्टर के साथ, बट ऐसा नहीं है। 14 गुना डिमांड बढ़ रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 गुना ही इंप्लॉयमेंट, 5 टाइम्स इंप्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रही है किसमें, टर्शियरी सेक्टर में, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इम्बैलेंस आ चुका है कि हमारे पास जो 3 सेक्टर थे, अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में काफी ज्यादा लोग जुड़े थे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो था हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रखता था। तो यस, सबसे ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, बट धीरे धीरे शिफ्ट आ चुका है, प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंस का हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से
जो इस वक्त जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है वहां पर काम तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा। सिमिलरली जब सेकेंडरी से टर्शरी में शिफ्ट आएगा तो फिर से क्या होगा कि काम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। लोग फिर भी कहां रह चुके हैं अभी प्राइमरी में, क्योंकि सेकेंडरी में भी तो 9 गुना काम बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़ी, और यहां पर 14 गुना काम बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना बढ़ी। तो काम जहां पर बढ़ रहा है वहां पर कम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके पास काम ही नहीं है। अगर वो काम कर भी रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का तो प्राइमरी सेक्टर में इतना ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा, वो डेवलप नहीं कर सकते अपने आप, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में इतना पैसा उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज सेकेंडरी और टर्शरी का जो डिमांड है वो बढ़ चुका है और यहां पर काम ही नहीं मिल रहा उनको। काम मिल रहा है प्राइमरी में जहां पर उनको डेवलप होने का मौका नहीं मिलेगा, पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए ना, या फिर इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक फैमिली ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में फैमिली दे रखी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग लक्ष्मी। वो 5 लोग जो हैं, एक या दो हेक्टर मान के चलो, 2 हेक्टर जमीन पे वो काम करते हैं। वहां पर वो जो है क्रॉप्स लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, व्हाटसोएवर। उसके लिए वो डिपेंड करते हैं बारिश पे, मिट्टी की कैसी न्यूट्रिफिक वैल्यू है वगैरह वगैरह। तो अगर लक्ष्मी और लक्ष्मी के हस्बैंड अगर वहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दैट विड बी इनफ कि इतना सी जगह है वहां पर काम करके वो प्रोडक्शन कर लेंगे। लक्ष्मी का बेटा जो 18-20 साल का हो चुका है वो भी उसी खेत में जाकर के काम कर रहा है, छोटा बेटा जो 16 साल का हो चुका है वो भी उसी खेत में जाकर काम कर रहा है, और जो बेटी उनकी है वो उसी खेत में जाकर के अपने फादर मदर और भाइयों को खाना वगैरह खिलाती है। तो 5 के 5 लोग जुड़ चुके हैं एक ही छोटे से जमीन के टुकड़े से। लेकिन वो प्राइमरी सेक्टर में आता है और प्राइमरी सेक्टर तो ऑलरेडी सबसे पीछे रह चुका है। प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ 1/6 है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 1/6 का जो रोल प्ले करती है कौन, प्राइमरी एक्टिविटीज हमारे जीडीपी में। तो यार प्राइमरी एक्टिविटी में लोग ज्यादा जुड़ गए, 2 एकड़ की जमीन में ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 5 के 5 लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो घर के लोग जो हैं वो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, कभी वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज उतनी सी जगह पे अगर वो 2 लोग भी काम करते, हस्बैंड वाइफ, या इवन सिर्फ हस्बैंड भी करता तो भी उनके लिए इनफ था, वो आसानी से जो है प्रोडक्शन कर सकता था। और जो बाकी लोग हैं अगर वो अलग किसी जगह पर जाकर के मजदूरी वगैरह करते या कहीं पर इंडस्ट्री में जाकर के काम करते एज अ वर्कर, तो वो और ज्यादा पैसा कमा सकते थे अपने घर के लिए। ऐसी सिचुएशन जब होती है, जो हमने लक्ष्मी के घर की एग्जांपल ली है, सिर्फ लक्ष्मी की बात नहीं है, बहुत सारे गांव में जितने भी हमारे पास मैक्सिमम फैमिलीज देखी जाती हैं वो सब यही करती हैं, काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमने अभी तो यही पढ़ा, इसी को तो हम जो है बच्चों एलाबोरेट कर रहे हैं कि सेकेंडरी की डिमांड 9 गुना बढ़ गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 गुना बढ़ी है। टर्शरी की डिमांड 14 गुना बढ़ गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना बढ़ी है। तो लोग कहां जाएंगे काम करने का? वो अपने घर पे अपने जमीनों में ही काम करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो देखने वाला तो बोलेगा हाँ भाई पूरी फैमिली जो है एक अपनी जमीन में काम कर रही बच्चे, लेकिन उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। वो जो लक्ष्मी का हस्बैंड, लक्ष्मी के 2 बेटे हैं और बेटी इवन, वो सब अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड क्यों? डिसगाइज्ड वर्ड हम यूज करते हैं बहरूपिया के लिए ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं यार कोई एक फ्री बैठा हुआ, उसके पास जमीन भी नहीं है, उसको देख करके हम डायरेक्ट बोलते हैं यार ये तो बेरोजगार है। लेकिन जिसकी अपनी जमीन है वो 5 के 5 लोग एक जमीन में लगे हुए हैं, हम लोग नहीं, चलो काम तो कर रहे हैं अपनी जमीन में ही, थोड़ा ही सही काम तो कर रहे हैं, बट वो काम ना के बराबर होता है। बिकॉज क्योंकि उधर जरूरत ही नहीं ना 5 लोगों की, 5 लोग मिलकर वहां काम कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यही तो हमारा टॉपिक है कि भाई अपॉर्चुनिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास डिमांड सेकेंडरी और टर्शरी की बढ़ रही है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी सेकेंडरी और टर्शरी में बढ़नी चाहिए। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी जो लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो छोटी छोटी दिहाड़ी लगा करके अपना काम जो है वो चला रहे हैं। क्यों? जैसे अगर हम मिस्त्री की बात करें, किसी प्लम्बर की बात करें ना, कोई मतलब टांगा चलाने वाला है, हालांकि शहर में कौन टांगा चलाएगा, यस ऑटो ड्राइवर्स, बहुत सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई वो सब भी सिर्फ काम चलाने वाली बात करते हैं बिकॉज उनके पास इंप्लॉयमेंट नहीं है। वो खुद इंप्लॉयमेंट कोशिश कर रहे हैं कि खुद कुछ ना कुछ कर सके, छोटा मोटा सा गए कहीं पर 150 में काम कर दिया, क्योंकि डिमांड तो सेकेंडरी और टर्शरी की है। प्राइमरी में तो ऑलरेडी फैमिलीज इन्वॉल्व है अपनी अपनी जगह पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो डेवलप करें, थोड़ा पैसा ज्यादा कमाए, तो वो घर से जब बाहर निकल करके जाते हैं काम करने को, काम उनको मिलता नहीं है, वो छोटे छोटे काम करके जो है अपना काम चलाते हैं। तो यही दिक्कत है कि डिमांड बढ़ रही है सेकेंडरी टर्शरी की, लेकिन हमारे पास यहां पर उनके लिए काम नहीं बढ़ रहा। तो जब ऐसी इंप्लॉयमेंट वो करते हैं कि चलो खेतों में ही काम कर लेंगे, घर का ही काम कर लेंगे, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयड
जो लोगों के अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि वो काम पे जाते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप देखेंगे वहां पर अगर सिर्फ एक या दो लोग काम करेंगे तो वो उनके लिए इनफ होगा, लेकिन क्योंकि और कोई काम नहीं है वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो ये था हमारा कि किस तरीके से ज्यादातर पीपल जो एम्प्लॉयड है, ज्यादातर पीपल एम्प्लॉयड है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 1/6 जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तभी तो हमें है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जितनी मर्जी परफॉर्म कर ले, हम एक ऐसी ऊंचाई, ऐसी बुलंदी तक नहीं पहुंच पा रहे कि यहां पर एक चेंज हमें देखने को मिले और हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएं। जब एक जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना सेकेंडरी और टर्शरी में, इंक्रीज इन द डिमांड बट नॉट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, वह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले हम अभी डेवलप्ड की कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हमें एक बैलेंस बनाना होगा डिमांड और इंप्लॉयमेंट में। तो बच्चे इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, सेकेंडरी और टर्शरी में बराबर नहीं की जा रही है, एक जो है इम्परफेक्शन हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो पढ़ते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में कैसे होती है, और अभी अभी हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतनी नहीं इंक्रीज हुई है जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है सेक्टर वाइज। सेकेंडरी सेक्टर्स की डिमांड इंक्रीज हुई 9 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ी सिर्फ 3 टाइम्स, और टर्शरी सेक्टर की डिमांड इंक्रीज हुई 14 टाइम्स, लेकिन इंक्रीज हुआ वहां पर एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 5 टाइम्स। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ही सिर्फ हम देखें कि हम किस तरीके से जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है लोन्स फ्रॉम बैंक टू द फार्मर। देखिए हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लक्ष्मी जो है वो अपनी 2 एकड़ की जमीन में खेती बाड़ी करती है और वो डिपेंडेंट है किस पे, रेन पे, अपनी सॉइल की न्यूट्रिफिक वैल्यू पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सीजन वगैरह पे। ठीक, अब अगर लक्ष्मी बैंक से लोन ले ले और वो अपने खेतों में अपना ही एक वेल जो है वो बना करके वहां से पानी लेकर के इरिगेशन करे, तो हम देखेंगे कि वो उस सीजन में भी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकती है जिस सीजन में रेन कम होती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। जब उसने बैंक से लोन वगैरह ले लिया, अच्छे सीड्स फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, और उन्हीं बैंक के पैसों से उसने जो है अपने हाथों के द्वारा सॉइल की लूजनिंग ना करके मशीन के द्वारा करिए, सीड्स ज्यादा डेप्थ तक जाएं, पानी वगैरह की बंदोबस्त हो जाए, तो यस इंक्रीज हो सकता है उसकी प्रोडक्शन में। जब उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो यस हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो हल्का सा इंक्रीज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डगिंग ऑफ कैनल, आल्सो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। देखिए अगर हम किसी गांव वगैरह की बात करते हैं जहां पर कोई डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, या फिर वहां पर कैनल जो है उसको डग किया जाता है 2 काम के लिए, आपको पता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी डैम्स वगैरह बनाने से, या फिर उनका पानी इस्तेमाल करके हम इरिगेशन में भी ला सकते हैं। और डगिंग ऑफ अ कैनल तो होता ही इरिगेशन के लिए मैक्सिमम। तो कहता है इससे जो है हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी, लेकिन जब कैनल्स डग करने के लिए और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लेबर चाहिए वो भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। मोर प्रोडक्शन, अब यहां पर हमने देखा कि इसकी वजह से मोर प्रोडक्शन हो रही है पानी वगैरह अच्छा मिलने की वजह से, तो मोर प्रोडक्शन सो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज। यस, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन है उसको ले जाने आने के लिए, ट्रेड बेचने वगैरह के लिए खरीदने वाले बंदे वहां चाहिए, और उसके साथ स्टोरेज, क्योंकि अगर आप एक साथ में सब कुछ ना बेच पाओ, आफ्टर सम सीजन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेचना चाहो तो स्टोरेज। इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स में भी जो है इंप्रूवमेंट हो रही है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। ऐसी जगहों पर पहले ढूंढिए, फिर वहां पर प्रमोट कीजिए और बनाइए, वहां पर लोकेट कीजिए ऐसी इंडस्ट्रीज जिसकी वजह से वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और वहां के लोकल लोग जहां पर प्रोडक्शन हो रही है वहीं पर वो लोग मिल करके उस प्रोडक्शन को एक फाइनल टच दे सके, इंडस्ट्रीज वगैरह वहीं पर लगा दे। एग्जांपल के लिए कोल्ड स्टोरेज, अगर आप टोमेटो वगैरह की खेती कर रहे हैं, अनियन की खेती कर रहे हैं जो कुछ समय के बाद खराब हो सकता है, तो उसकी कोल्ड स्टोरेज जो है एक सेमी रूरल एरिया में ही बनाइए, शहर वगैरह मत भेजिए, सेमी रूरल एरिया में बनाएंगे तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और प्रोसेसिंग मिल्स, जो आपने दाल वगैरह, जो अरहर की दाल लगाई हो या फिर चिकपी
की प्रोडक्शन की हुई है उसको प्रोसेस करने के लिए मिल भी जो है वो कहां लगानी चाहिए, सेमी रूरल एरिया से। इससे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी कहां पर, रूरल एरिया में। फिर बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार कि गांव वगैरह के लोग और सेमी रूरल एरिया भी, सिर्फ बिल्कुल गांव की बात नहीं करेंगे हम, सेमी रूरल एरिया में भी जो चाइल्ड लेबर है इतनी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है कि ये नीति आयोग ने अनुमान लगाया कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इंक्लूडेड हैं, अगर उन सब की एजुकेशन का बंदोबस्त कर दिया जाए, उन सबको अच्छी एजुकेशन देने के बारे में सोचा जाए, पढ़ाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ गांव वगैरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है, अगर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को एक नए तरीके से हम देखें कि इस्टेब्लिश करें कहां पर, गांव वगैरह में, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। हेल्थ सेक्टर, अगेन हेल्थ सेक्टर भी अगर गांव गांव में जाकर के हम छोटे से छोटे जो है हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकें, तो उससे भी हम देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सकती है। टूरिज्म की बात करें, अगेन टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि वहां पर एट लीस्ट 50 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है ओनली इन टूरिज्म सेक्टर। और रीजनल क्राफ्ट एक पर्टिकुलर जगह की जो चीजें मशहूर होती हैं खाने की, या इवन हम बात करें कपड़े वगैरह की, या फिर कोई भी हम बेसिक चीज ले लेकर हम बात करते हैं, श्रीनगर एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पर पश्मीना शॉल काफी ज्यादा जो है वो मशहूर माने जाते हैं। तो यस, एक पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें, वहां का जो रीजनल कल्चर है उससे भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उससे भी हम जो उनके कल्चर में क्राफ्टनेस है, जो वो बनाते हैं, जो वो खाने के लिए बनाए चाहे पहनने के लिए बनाए, तो वो बेच करके भी हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में आप सबने सुना ही है कि गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इनिशिएटिव लेती रहती है। एमजी नरेगा जो एक स्कीम है 2005 में आई थी और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में एट प्रेजेंट चल रही है, और ये कहती है कि 100 दिन का हमें काम देना ही देना है यूथ को। तो इससे भी कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाती है। आगे भी हम होप करते हैं गवर्नमेंट ऐसे ही काफी ज्यादा स्कीम्स लाए और एम्प्लॉयमेंट को जो है ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो बच्चे ये टॉपिक था आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के अंडर कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चे इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज बच्चे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा द डिवीजन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं बच्चे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। हमें पता है कि जब हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जिसके बिहाफ पर जो इंडियन इकोनॉमी है वो जो है खड़ी है ना। हम आज बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, और इसको समझने के लिए हम लेंगे एग्जांपल्स दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने नाम लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन द वर्क ऑफ कांता एंड कमल। हम कमल और कांता ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों के काम के बीच में डिफरेंशिएशन देखेंगे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इन दोनों की काम की डिफरेंशिएशन समझते समझते ये समझ जाएं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम बात करेंगे बच्चों कांता की। कांता जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। जब कांता की जॉब लगी थी तो कांता को जो है एक जॉब लेटर दिया गया कि आप आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। कांता ने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। उसके बाद कांता को एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया कि आपकी जॉब इतने बजे शुरू होगी और इतने बजे वो खत्म हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि कांता सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिस जाती है और 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस का काम खत्म करके घर आ जाती है। उसके बाद अगर कांता को कभी महीने में छुट्टी लेनी पड़े, या महीने की बात ना करें, पूरे साल की बात करें, साल में 10-12 छुट्टी अगर कांता को लेनी है तो वो छुट्टी लेगी और उस छुट्टी का पैसा जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको देगी, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, एक
वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और उसको उसके छुट्टी का भी पैसा दिया जाता है। इवन के जो दीपावली होली होती है उस पर कांता को अपने ऑफिस नहीं जाना बल्कि घर रह करके वो छुट्टियां भी इंजॉय करनी। इसके सिवा जो पे एंड पर्क्स जो कांता को मिलते हैं, टाइम टू टाइम सैलरी परफेक्ट टाइम पे खाते में आ जाती है ना, अकाउंट में आजकल सैलरी आ जाती है। उसके बावजूद और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो कांता को उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। क्या कांता को जो है ग्रेचुटी मिल जाती है, कांता को जो है प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर कांता कभी ओवर टाइम लगा देती है अपने ऑफिस में तो कांता को तो भाई साहब ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है। तो यस, कांता जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, टाइम टू टाइम सैलरी ले रही है, और कांता को इतना पता है कि बिना किसी बात के कांता को काम से नहीं निकाला जा सकता, है ना। उनका काम जो है वो क्या एश्योर्ड है, और वो पक्का जो है 30 दिन काम करेंगी और 30 दिन के बाद उनको अपनी सैलरी मिल जाएगी। अब कांता के बगल में रहते हैं कमल जी। कमल जी जो है वो पास की एक दुकान में काम करते हैं। कमल जी सुबह निकलते हैं काम के लिए, सपोज कर लीजिए 7 बजे 8 बजे जाते हैं, इवन की 9 बजे जाते हैं, जितने बजे कमला जी जाते हैं, कांता जी जाते हैं। अब कांता जी और कमल जी एक साथ जाते हैं, बट कांता जी तो 5:30 बजे घर आ जाती हैं, लेकिन कमल जी जो दुकान पे काम करते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स कभी 8 कभी 8:30 कभी 9 बजे वो छुट्टी करके आते हैं। नंबर 1 की यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं। उसके बाद कांता जी हमने देखा जब कांता जी अगर छुट्टी वगैरह करती हैं तो उनको पर्टिकुलर छुट्टियों का पैसा भी दिया जाता है, पैसा नहीं कटता, इवन वो छुट्टी ले सकती हैं। लेकिन अगर कमल जी अपनी दुकान में छुट्टी करते हैं तो उनको उस छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनके जो मालिक हैं वो उनकी छुट्टी का पैसा काट लेंगे। कांता जी अगर अपने समय से थोड़ा सा भी फालतू समय लगाती हैं, अपने ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको ओवर टाइम दिया जाता है। लेकिन कमल जी को अगर आधा 1 घंटा फालतू काम करना भी पड़ जाए तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। कांता जी को अपनी जॉब प्रोफाइल में पैसा तो दिया जा रहा है, उसके साथ साथ उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि भाई साहब आपका जो है हम ग्रेचुटी भी आपको देंगे, आपका प्रोविडेंट फंड भी आपको देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे। लेकिन कमल जी जो एक दुकान पे काम करते हैं उनको तो ऐसा कुछ भी, है ना, स्पेशल रेगुलेशन कुछ भी नहीं मिल रहे हैं कमल जी को। फिर कांता जी की हम बात करें, कांता जी जहां पर काम करती है उनको काफी अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा पानी मिल रहा है पीने को, सैनिटेशन कंडीशन सारी वहां पर है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन कमल जी की बात करें तो कमल जी को, हाँ, पानी की हम बात नहीं कर सकते। अगर हम बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे उनको अच्छा पानी नहीं दिया जा रहा। नो, पानी वगैरह उनको मिल रहा है, बट उनकी वर्किंग कंडीशन, कभी कस्टमर ज्यादा है कभी कम है ना, किस हिसाब की दुकान पे वो काम कर रहे हैं, तो इस पे इतना जो है ध्यान नहीं दिया जाता, उनको बस काम करना है। तो हमने देखा कि कांता जी कमल जी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कांता जी जो है काफी अच्छा काम कर रही है और काफी अच्छी डेवलपमेंट की ओर भी जा रही है, और उनका जो फ्यूचर है वो भी बच्चों सेफ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कमल जी की, तो कमल जी काफी ज्यादा हमें देखने में मिलता है, सहानुभूति उनके लिए पैदा हो रही है कि देखो कितना काम कर रहे हैं, है ना, मिल नहीं रहा कुछ भी, फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं हो रहा। तो यस, अब इन दोनों ही इंडिविजुअल्स की जॉब प्रोफाइल समझ करके हमें समझा कि ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बच्चों यही तो वो टॉपिक है हमारा जो हम आज पढ़ने वाले। ऑर्गेनाइज्ड, कांता जी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड कमल जी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। यही बच्चे हमारा आज का टॉपिक था कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। अगर हम कांता जी की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, तो रेगुलरिटी इन द वर्किंग आवर्स, इफ वर्कड मोर देन यूजुअल, ओवर टाइम मनी इनको दिया जाएगा। पहले तो उनकी वर्किंग आवर में रेगुलरिटी है ना, इतने से इतने बजे तक टाइम, सपोज कर लीजिए 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का इन्होंने काम किया। उसके बाद ही घर आ जाएंगी। अगर इनको एक्स्ट्रा काम करना भी होगा तो उनको ओवर टाइम पैसा दिया जाएगा। शी इज हैप्पी, मोर देन हैप्पी। बट कमल जी के काम में इरेगुलरिटी है वर्किंग आवर्स में। सपोज कर लीजिए ये भी सुबह 9:30 जाते हैं, बट कभी 8 कभी 8:30, शायद 9 भी बज जाए। इरेगुलरिटी है, और अगर काम कर भी लेंगे 1-2 घंटा फालतू तो भाई साहब ये दुखी क्यों है? बिकॉज इनको ओवर टाइम मनी नहीं दिया जा रहा। कांता जी का जो काम है वो रेगुलर है, अश्योर्ड वर्क है। कांता जी को जो काम दिया गया है वो रेगुलर काम है। उनको हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी या 2 छुट्टी दी जाएगी, जिस हिसाब से वो काम करती हैं, और उनको रेगुलरिटी के बिहाफ पर उनको काम दिया गया है, और वर्क अश्योर्ड है, उनको काम करना है और महीने के एंड में जाकर के अपने बैंक अकाउंट में सैलरी पानी है ना। अश्योर्ड वर्क, रेगुलर वर्क।
लेकिन अगर हम बात करें कमल जी की, तो कमल जी हम देख रहे हैं नो एश्योरेंस ऑफ वर्क। अब इस पॉइंट को समझते हैं, क्या मतलब है इसका, कि कमल जी एक दुकान में काम करते हैं, हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उस दुकान में सीजनल काम होता है ना, किसी सीजन पे काम बढ़ जाता है और किसी सीजन में काम कम हो जाता है। तो जो दुकान का मालिक है उनको कमल जी की जरूरत कब पड़ेगी, जब उनके पास ज्यादा कस्टमर्स होंगे, यानी कि सीजन के टाइम पर वो कमल जी को बुलाएंगे काम पे, आ जाइए हमारी दुकान पे काम कीजिए। और जब सीजन खत्म हो जाएगा कमल जी से उनको कोई काम नहीं है, उनको निकाल भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए ना, 1 महीने 2 महीने के। तो इनका काम जो है बच्चे वो अश्योर्ड नहीं है, कब इनको निकाल दिया जाए कुछ पता नहीं है। फिर कांता जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन। कांता जी का ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हर एक काम करता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कांता जी एंड द कंपनी, उन्होंने हर एक चीज जो है वहां पर साइन करके रखी है कि यार इतने दिन का काम है, इतने से इतने बजे तक का काम करना होगा, फालतू काम नहीं करेंगे, करेंगे तो पैसा लेंगे, छुट्टी वगैरह हमें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और सैलरी एक पर्टिकुलर डेट पे आएगी। सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे लिखी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कमल जी की, तो डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफनली। कमल जी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां पर लोग जो है अपना जो काम है वो इतना हाई लेवल का नहीं होता कि वो किसी को अपने काम पे रखने के पहले हर एक चीज साइन करवाएंगे कि तुम्हें इतना देंगे। उधर बात हो गई फेस टू फेस की, हाँ जी तुम आ जाओ मेरी दुकान पे, इतने से इतना लगभग रहेगा, तुमसे ये काम करवाएंगे, इतना पैसा तुम्हें लगभग दे देंगे। तो यहां पर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर कांता जी की बात करें, अगर पेड लीव, छुट्टी मारेंगे तो पैसा दिया जाएगा। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, अगर हॉलीडेज की पेमेंट भी, वो भी जैसे कि अब त्योहारों वगैरह की बात करें, त्योहार है कोई, तो त्योहार में क्या है कि अगर छुट्टी हो रही है कांता जी छुट्टी भी करेंगी और उनकी सैलरी एज इट इज आती रहेगी। भाई त्योहार में पैसा वगैरह कटने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ये। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें कि ये सब चीजें जो हैं ये गारंटीड मिलती हैं किसको, कांता जी को, बिकॉज वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। लेकिन भाई साहब कमल जी की बात करें, दुकान में काम करते ऐसा कुछ नहीं। दीपावली होगी, होली होगी तो उनको बुलाया जाएगा, यार होली है काम डबल है, दीपावली है काम डबल है, ईद है काम डबल है, आ जाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। कमल जी एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अगर छुट्टी कर देते हैं तो इनका जो दुकान का मालिक है वो उनको पैसा नहीं देगा, बट कांता जी को सब कुछ मिल रहा है। फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग फैसिलिटी से वर्किंग एनवायरमेंट सैनिटेशन, तो कांता जी को अच्छा पानी, काम करने की जगह अच्छी, सैनिटेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया से मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन अगर हम कमल जी की बात करें, पानी वगैरह की मैं एग्जाम्पल पहले दे चुका हूँ। यस, पानी तो हर जगह पे अवेलेबल होता ही है, हमारे पीने का पानी की कमी नहीं है, बहुत पानी, अगर एक दौर पे देखे जाए तो कमी है भी है, चलो वो अलग केस अलग बाद में पड़ेगी। तो यहां पर बात करते हैं कि कमल जी को पानी की फैसिलिटी को छोड़ करके वर्किंग कंडीशन कैसी है, भाई तुम्हें पंखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, तुम्हें अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर में तुम्हें दूंगा नहीं दूंगा, बहुत गर्मी है तुम्हें एसी मिलेगा, कुछ पता नहीं है कमल जी को ना। कमल जी को सिर्फ आना है, दुकान पे काम करना है और महीने के बाद पैसे लेने हैं, वो भी कभी 2 दिन लेट, कभी 2 दिन पहले, जितनी दिहाड़ी लगाएंगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। ऐसी फैसिलिटीज कमल जी के पास अवेलेबल नहीं है। तो आई होप बच्चे इन दोनों की जॉब प्रोफाइल समझ करके आप ये समझे होंगे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है और ये है क्या। एक ऐसा सेक्टर जो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, उसकी हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी का ध्यान रखता है, वो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं है इंडिविजुअल्स पे। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, काम का इंश्योरेंस नहीं होता, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फैसिलिटीज और पर्क्स वगैरह थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सेक्टर्स हैं वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, कि भाई जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसका ऑनर कौन है और वो सर्विस आपको किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर आपको पता है कि मार्केट में किसी भी एक खाने वाली फूड आइटम का प्राइस रेट क्या है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई चीज 15 से 20 रुपए की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बेची जा रही है, लेकिन जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको गवर्नमेंट वही चीज 8 या 10 रुपए में प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, मार्केट में रेट उसका 10 रुपए है या 15 रुपए है, और है ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट वही चीज 10 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रही है। कैसे आपको पता है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन डिपो में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो है आपको पता है मिट्टी का तेल, चावल,
है ना, आटा वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है, तो वो 10 रुपए में दे रही है। अब किसान से तो गवर्नमेंट ने जो है एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदा होगा, गवर्नमेंट खुद नुकसान लेकर के लोगों को 10 रुपए में प्रोवाइड कर रही है। तो यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो आपके सेवा में तत्पर है, आपकी सेवा करता है, आपको चीजें प्रोवाइड करता है और खुद नुकसान भी झेल लेता है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के द्वारा ही फॉर्म होती है, आपको पता। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी बात करें? गवर्नमेंट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट सेक्टर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का लिंक बनाएंगे तो देखेंगे क्या बनता है। पहले ये समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ असेट्स, ठीक है, क्या है ये? वन हु ओन्स असेट्स। अब गवर्नमेंट ओनर है, गवर्नमेंट का सामान है, गवर्नमेंट ने उसको खरीदा है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और गवर्नमेंट वो सामान खरीद करके आप तक वो डिलीवरी कर रही है सर्विसेज की, यानी कि खाने का सामान हमने एग्जांपल ले ली, जैसे दाल चावल की एग्जांपल ले ली, तो वो भी तो क्या है? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जब गवर्नमेंट ये काम करेगी तो उस सेक्टर को हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। और जब गवर्नमेंट को छोड़कर कोई भी अदर देन गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है भाई साहब, वो जब ऐसा काम करेगा, आप वो एक एसेट का ओनर है और वो जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल के तौर पे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट आपको राशन जो है वो कम रेट पे प्रोवाइड करती है। सिर्फ राशन की बात नहीं बच्चे, हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का काम है लोगों की भलाई के लिए सोचना, लोगों के लिए भलाई का सारा कार्य करना। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाला इंडिविजुअल होगा उसको तो क्या, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। अगला पॉइंट अगर आप देखो, यही लिखा है मैंने कि पहले हम गवर्नमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं कि रेलवेज, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिसेस, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एक रेलवे टिकट कटवाने से लेकर के हम देखते हैं कि रेलवे को झंडी दिखाने तक का काम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा है, तो वो सेक्टर कौन सा हो गया? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट काम करेगी। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? मोटिव इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के बारे में सोचना। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल देखें, अमेजॉन, जियो, जो उबर, ओला, टैक्सीज वगैरह आई हैं, वो सब एग्जांपल किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की। और इनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इनको लोगों की भलाई से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बच्चे, अब हम जब ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा और जो है ये क्लियर हो जाता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली में है क्या। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट रन करती है, और गवर्नमेंट रन करती है उसके पीछे मोटिव होता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रन करते हैं, उनका मोटिव क्या है बच्चों? प्रॉफिट कमाना। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की आप मोटी मोटी एग्जांपल तो समझ गए, डेफिनेशन समझ गए, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना बड़ा जरूरी है। कैसे? देयर आर सम सर्विसेज दैट नीड्स टू बी रिमेन विद द गवर्नमेंट। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम चाहेंगे, वो हम सबके लिए यही भलाई होगी कि गवर्नमेंट उनको अपने अंडर रखे। अगर गवर्नमेंट उनको अपने अंडर नहीं रखेगी तो काफी दिक्कत होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। बिजली जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती रही है, कई जगहों पर तो आज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे अब प्राइवेट इलेक्ट्रिक मीटर्स लग रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, वो पब्लिक सेक्टर थी किसी टाइम पे, अब गवर्नमेंट उसको कहां पर दे रही है? प्राइवेट सेक्टर की ओर चेंज कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे बिजली के बिल वगैरह आएंगे, गवर्नमेंट अगर हमें 1 रुपया या 2 रुपया यूनिट देती थी, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो 4-5 रुपए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनसे अगर कोई भी ठेका वगैरह लेंगे काम करने का ना, तो कुछ ना कुछ पैसा तो कमाएंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हमसे 3 रुपए या 4 रुपए लेंगे, डबल नहीं लेंगे पर एट द लीस्ट 1.5% डबल तो करेंगे, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर वाले जब वो बिजली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली आपको महंगी मिल रही है, ये तो सिर्फ एक बिजली की एग्जांपल है। अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स की, यानी कि हेल्थ वगैरह की, एजुकेशन की, तो बच्चे अगर उसमें भी गवर्नमेंट सारा का सारा काम जो है वो किसको दे दे? प्राइवेट सेक्टर को, तो आप देखेंगे कि गरीब आदमी के पास तो पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं बचेगा। बिकॉज गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे बहुत ही कम पैसा लेती है, और कम पैसा लेने के बाद आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है या फिर हेल्थ सर्विसेज दे रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कल को कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि मुंह मांगा पैसा लिया जाएगा, हॉस्पिटल्स में भी मुंह मांगा पैसा लिया जाएगा, स्कूल्स वगैरह में भी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों की भलाई इसी में है।
कि उसको कौन चलाए, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाएगी तो ही हमें क्या रहने वाला है, फायदा, तो ही वेलफेयर हो सकती है पीपल की। तो उसमें एग्जांपल आ जाती है, देयर आर सम सर्विसेज दैट नीड्स टू बी रिमेन विद द गवर्नमेंट, बेसिक नीड्स वाली सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, सैनिटेशन, और वेलफेयर ऑफ द पीपल वाली सर्विसेज। वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल डेवलपमेंट क्या है उसमें, ड्रिंकिंग वाटर। अब अगर आपको ऐसा हो जाए कल को कि जो पानी आपके घरों में आ रहा है वो पानी भी पर डे पर मिनट जो है, पर मिनट के हिसाब से रेट में आएगा, जब वो कहां चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के पास। बट गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने पास रखती है ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था कि एक गवर्नमेंट ने अपना जो ड्रिंकिंग वाटर का जो सारा कार्यभार है वो किसको दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर को। तो हमने देखा कि वहां पर पानी बहुत महंगा हो गया, पानी सॉफ्ट ड्रिंक से भी महंगा हो गया। तो यस, कुछ चीजें हमेशा गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, बिकॉज वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के बारे में सोचना काम किसका बच्चों, गवर्नमेंट का। तो वही बात कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल और बेसिक नीड्स वाली चीजें गवर्नमेंट को अपने पास रखनी चाहिए, यानी कि वो सब किसमें रहनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में। ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, राशन डिपो, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम देखते हैं कि राशन डिपो वगैरह बनाए गए हैं, ये सब चीजें जो है बच्चों ये किसके पास रहनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर के पास, तभी जो है लोगों की कुछ भलाई हो सकती है। तो बच्चे आई होप कि आप समझे होंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या है, वो सेक्टर जो गवर्नमेंट रन करती है, और मोटिव है गवर्नमेंट का क्या, द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और प्राइवेट सेक्टर, इसका नेम ही सजेस्ट करता है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स के पास है, गवर्नमेंट रन नहीं करती है, और उन इंडिविजुअल्स का मोटिव क्या है, टू गेन प्रॉफिट। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी बाकी वीडियोस जो है मैंने वो ऑलरेडी जो है यूट्यूब में अपलोड की हुई हैं, और इसकी एक कंबाइंड वीडियो भी आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।